तो देखो इस चैप्टर में पढ़ते क्या हम लोग, इसमें सॉलिड जैसे लिक्विड सॉल्यूशन हमारा चैप्टर था ना, गैसीय स्टेट में हम लोग गैस के बारे में पढ़े थे। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी पे काम कर रहे थे कि सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूट आ गया तो फिर किस तरीके से बिहेव करेगा एक्सेट्रा। सॉलिड स्टेट में हम लोग सॉलिड को बाहर से नहीं पढ़ते हैं कि बाहर में कोई सॉलिड रखा हुआ है, सामने से हम उसको देख रहे हैं। सामने से अगर उसको देखोगे तो तुम एक्सटर्नली उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हो। मास मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम, उसका कलर क्या है, डेंसिटी मेजर कर सकते हो, ये सारी चीजें है ना। तो हम ये नहीं पढ़ते, ये निकालते जरूर है। सॉलिड स्टेट का जो कोर है, सॉलिड स्टेट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसको सीख कर हम लोग भले ही मास निकाल लें, मोलर मास निकाल लें, डेंसिटी निकाल लें, लेकिन सॉलिड स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर से किसी सॉलिड को डील नहीं करता है, वो सॉलिड के अंदर में घुस जाता है। हम सॉलिड के अंदर में घुस गए और अंदर घुसकर ये देख रहे हैं कि उस सॉलिड में जो भी एटम है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है, जैसे मान लो कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम मेटल में जो जैसे बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग ब्रिक से बना है, ईंट से बना है, तो सोडियम मेटल किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोलोगे या सोडियम का एटम बोलोगे? सोडियम का एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एटम के अंदर में है और एटम जो है वो ईंट है और वो ईंट एक दूसरे पे जमा होकर सोडियम का निर्माण किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? जो भी बिल्डिंग बनता है किसी भी ईंट में कौन सा मटेरियल है इस पे डिपेंड करता है बिल्डिंग का डिजाइन, या फिर ईंट का जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा। ईंट का जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अंदर में तुम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो उससे कोई मतलब है क्या? तुम्हारा ईंट मिट्टी से बना है या ग्रेनाइट से बना है या पत्थर से बना है, या फिर झारखंड वगैरह में चले जाओ तो आप खपड़ा से भी बनता है। वो जगह पे खपड़ा जानते हो है ना, खपड़े से मकान बनता है। और झारखंड में तुम देखोगे अगर गए होगे तो जो बाउंड्री होता है वो बड़ा बड़ा पत्थर को अरेंज करके बड़ा सा बाउंड्री बना दिया जाता है, उसको फिर मिट्टी से वो पैक कर दिया जाता है, चाहे सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो वो किससे बना है? सोडियम एटम से। लेकिन अगर हम आइस की बात करें तो, अगर हम आइस की बात करें तो आइस का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? बोलो। वाटर मॉलिक्यूल या H और O? सोच के बोलना। H या O या वाटर का मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर में, अगर हम आइस में, बड़ा सा मेरे पास आइस का टुकड़ा है और तुमसे ये पूछे कि इसमें ब्रिक क्या है, इसमें ईंट क्या है, किस ईंट से मिलकर ये बड़ा सा डिजाइन है हमारे पास, तो तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन या H2O? हम H2O बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O मिलके बन गया। और उस H2O को तुम एक दूसरे पे किस प्रकार से सजा रहे हो जिसके बेसिस पे हमारे पास आइस आएगा। क्लियर हुआ? अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो हम बोलेंगे उसमें दो तरह का यूनिट है, क्योंकि NaCl को यूनिट नहीं होता है। अगर तुम आइस में घुस जाओ तो तुमको सबसे छोटा यूनिट H2O मिलेगा। एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा चिपका हुआ रहेगा और उसी प्रकार से उसका बड़ा सा लैटिस बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड में चले जाओ तो ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोराइड का एक ईंट है और ये दूसरा ईंट है और ये तीसरा है, ये चौथा है और ये अरेंज्ड है। ऐसा नहीं है। आयनिक कंपाउंड में आपको पता होगा कि आयन जो होता है, एक आयन जैसे एनायन की बात करें तो वो बहुत सारे केटायन से घिरा होता है, और अगर केटायन की बात करें तो बहुत सारे आयन से घिरा होता है। तो सोडियम क्लोराइड में दो तरह का ईंट है। एक ईंट जो है उसका नाम क्या है? Na+। क्या है उसका नाम? Na+। और दूसरा जो ईंट है उसका नाम क्या है? Cl- है। और उसका जो रेस्पेक्टिव अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे सोडियम क्लोराइड का पूरा बिल्डिंग जो है वो किस प्रकार से होगा वो हम देखेंगे बाद में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो राइट नाउ हम तुम लोगों का तीन तरह का डिजाइन बताएं। कौन कौन सा? सोडियम क्लोराइड, ऐसे सॉलिड को बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिक सॉलिड। दूसरा क्या बोले? आइस की बात की तो आइस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, आइस का सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या, सॉरी आइस का सबसे छोटा यूनिट क्या? H2O के अंदर में कौन सा बॉन्ड? H2O के अंदर में कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। H2O के अंदर में कौन सा बॉन्ड? हम H2O के अंदर में क्या है वो पढ़ना है।
या फिर H2 एक दूसरे से किस प्रकार से अरेंज्ड है, ये पढ़ना है। हमें तो ये पढ़ना है ना सॉलिड स्टेट में कि जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसका रिपीटेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हमें क्या H2O के अंदर का कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है या फिर एक H2O दूसरे H2O से जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है वो पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है वो पढ़ना है। तो ये जो आइस हुआ, आइस हम इसे कोवैलेंट सॉलिड नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार से सोडियम क्लोराइड को हम बोले थे आयोनिक सॉलिड, क्यों? क्योंकि एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा है और हर जगह पे आयोनिक बॉन्ड है। बोलो yes, अगर आइस की बात करें तो H2O के अंदर में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन अंदर में क्या है, ईंट के अंदर में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है ईंट एक दूसरे से अरेंज्ड कैसे है। तो जो हमारा आइस का एक छोटा सा मॉलिक्यूल H2O वो दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करता है, किस बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस पता है किसे बोलते हैं? ड्राई आइस बोलो, सॉलिड CO2 को किसे बोलते हैं? सॉलिड CO2 को। तो सॉलिड CO2 में एक CO2 का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करता है, किस बॉन्ड के द्वारा? वॉन डर वाल्स फोर्स के द्वारा। कौन सा फोर्स? वॉन डर वाल्स फोर्स के द्वारा। तो वैसा सॉलिड जिसमें वीक फोर्सेस हो, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे वॉन डर वाल्स फोर्स वीक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है, ठीक है। तो वैसे सॉलिड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल 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 बहुत सारा मिलकर हमारा अरेंजमेंट देता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ग्रेफाइट का नाम सुने हो, डायमंड का नाम सुने हो, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? उसमें बड़ा सा नेटवर्क बन के तैयार हो जाता है। प्रत्येक कार्बन 4 और कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बन का कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने खुद के प्लेन पे 2 कार्बन से जुड़ा होगा या 3 कार्बन से, इनऑर्गेनिक वाला सर बताएंगे, ठीक है। 3 से जुड़ा होता है गैस की, और एक बॉन्ड नीचे की ओर होता है, अगले प्लेन से होता है ना। अगले प्लेन से एक चौथा बॉन्ड होता है, और जिससे जुड़ा है वो भी आगे 4 से जुड़ा होगा, वो जिससे जुड़ा होगा वो भी आगे 4 से जुड़ा होगा। यानी कि जो बड़ा सा डिजाइन बनकर आया, इसमें कौन सा फोर्स आया? वॉन डर वाल्स फोर्स आया, हाइड्रोजन बॉन्ड आया, या कोवैलेंट बॉन्ड आया? कौन सा बॉन्ड आया? कोवैलेंट बॉन्ड आया। डायमंड में अगर जाओ तो डायमंड में जाओगे तो वो भी कार्बन जो है दूसरे 4 कार्बन से, अगला कार्बन जो है वो अगले 4 से, उसका अगला जो है वो अगले 4 से जुड़ा है। तो बड़ा सा लैटिस बन के तैयार हो जाएगा, नेटवर्क बन के तैयार होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या होगा? आइस, ड्राई आइस, सॉलिड आयोडीन, ये सारा का सारा चीज है ना। चाहे सिलिकॉन, SiO2, सिलिकॉन का पढ़ाई हुआ है इनऑर्गेनिक में? यस सर। तो शीट लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है, और केवल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एक कोवैलेंट बॉन्ड से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसा होते होते बड़ा सा लैटिस में मिलता है। और वो पूरा का पूरा लैटिस किससे मिलकर बना है? आयनिक बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड, चाहे क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? और इमेजिन करो इस चीज को, हम क्या बोले? सोडियम क्लोराइड। क्या इमेजिन हुआ तुमको? Na+ इमेजिन हुआ, और उसके चारों तरफ क्या? Cl- के चारों तरफ क्या? कौन सा सॉलिड हुआ? आयोनिक सॉलिड हुआ, ठीक है। जैसे हम ग्रेफाइट बोले, क्या इमेजिन हुआ? कार्बन का एटम 4 से जुड़ा हुआ, वो अगले 4 से, वो अगले 4 से। अगर हम सिलिकॉन की SiO2 की बात करें, सिलिका की बात करें, तो वहां भी शीट लाइक स्ट्रक्चर मिला, केवल कोवैलेंट बॉन्ड इमेजिन हो रहा है। बोलो तो ये कौन सा सॉलिड हुआ? चाहे नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड चाहे क्या? नेटवर्क सॉलिड। डन यहाँ तक? ठीक है। तीसरा क्या बोले? H2O। तो तुमको H2O का एक गोला दिख रहा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुमको नहीं दिखना चाहिए, तुमको एक गोला दिख रहा है जिसका नाम क्या है? H2O। और वो दूसरे से कैसे बॉन्ड से जुड़ा है? डॉटेड बना दो, डॉटेड, है ना। और वो डॉटेड बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो अगले डॉटेड से जुड़ा है, अगले से, वो अपने अगले से जुड़ा है डॉटेड बॉन्ड के द्वारा। और ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या वीक फोर्स है? लाइक वॉन डर वाल्स फोर्स, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इस तरह का फोर्स होगा। 3 तरह का पढ़ लिए। चौथा होता है मेटालिक सॉलिड। कौन सा? सोडियम वाला एग्जांपल, सोडियम वाला एग्जांपल दिए थे ना। एक सोडियम दूसरे सोडियम से किस बॉन्ड के द्वारा? मेटालिक बॉन्ड के द्वारा। इसका एग्जांपल और क्या होगा? कॉपर, जिंक, आयरन, ये सारा का सारा हो जाएगा।
तो तुमको 4 तरह का सॉलिड बताया, कौन कौन सा? आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, नेटवर्क सॉलिड किसका दूसरा नाम है? किसका? कोवैलेंट सॉलिड का। यहाँ तक डन है? बोलो। ठीक, तो ये हमें यहाँ पढ़ना है। तो हम तुमसे पूछे सॉलिड कितने तरह का होता है, क्या बोलोगे? 2 तरह। ठीक है, 2 तरह का, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद हुआ? एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड स्टेट में हमें क्या पढ़ना होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर हुआ? सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ना होता है? एमॉर्फस नहीं पढ़ना होता है। क्यों नहीं पढ़ना होता है? उसमें पढ़ना कुछ है नहीं, है ना, उसमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। जैसे आइस को तुम कहीं से भी उठाओ, जितना भी तुम आइस उठाते हो उसके अंदर में तुमको एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगा। सोडियम क्लोराइड को जहां भी उठाओगे एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगा। हर सोडियम 6 क्लोरीन, पक्का 6 क्लोरीन से जुड़ा होगा और सोडियम क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स होगा। आयरन को उठा लो, उसमें भी सेम यही चीज होगा। हर आयरन दूसरे आयरन से एक पार्टिकुलर लैटिस के द्वारा जुड़ा होगा। यही कारण है इन सबका डेंसिटी क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि तुम कहीं से भी इस मैटर को उठाओगे तो अरेंजमेंट तो सेम रहना है, तो डेंसिटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। एमॉर्फस का मतलब, रबड़ देखते हो? हाँ, देखते हो कहीं पे डेंस रहता है, कहीं पे डेंस नहीं रहता है, कहीं पे बहुत कठोर होता है। रबड़ बाल में लगाने वाला रबड़, वो वाला पतला वाला जिससे नोट वगैरह बांधा जाता है, पतला वाला रबड़ देखिए, कहीं पे ज्यादा मोटा हो जाता है, मजबूत होता है। उसको अगर पिघलाते हो, जलाते हो तो क्या होता है? जहां पे गर्म करोगे वहां पिघल जाएगा। ठीक है, क्या जरूरी है सारा पोर्शन उसका सेम टेम्परेचर पे पिघलेगा? कोई जरूरी नहीं होता है, रैंडम होता है। वो एमॉर्फस है। ठीक है, बीच पे अगर तुम जाते हो, बीच पे जाकर बालू, भींगा बालू अगर है, उसको मुट्ठी में से जोर से दबा दो, ठीक है, तो एक गोला बन जाएगा। बोलो, क्या उस गोले में कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट है? बालू का एक दाना अपने चारों तरफ से कहीं भी तुम चले जाओ, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल से घिरा होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। एमॉर्फस जो होता है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता है तो हम पढ़ेंगे उसे, क्या पढ़ेंगे उसमें? पढ़ लिए, डिसऑर्डर्ड है, खत्म हो गया वो। जिसमें ऑर्डर है उसमें हम पढ़ेंगे कितने तरह का ऑर्डर होता है, कौन कौन सा ऑर्डर होता है, हर ऑर्डर का क्या खासियत होता है, ये पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। जिसमें से एमॉर्फस हमें नहीं पढ़ना, बस दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। एमॉर्फस हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना क्या है? पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट किससे डील करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड से। और क्रिस्टलाइन का कितना पार्ट? 4 पार्ट। कितने तरह का क्रिस्टलाइन? 4 तरह का। पहला कौन सा? आयनिक सॉलिड, दूसरा नेटवर्क सॉलिड चाहे कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा कौन सा? मेटालिक सॉलिड, और चौथा कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ तक कमांड हो गया? ठीक है, चलो तो सॉलिड स्टेट लिख लिया ना, इसके नीचे है ना, बीच में लाइन खींच दो, लेफ्ट साइड में लिखो एमॉर्फस सॉलिड और राइट साइड में लिखो क्रिस्टलाइन। लिख लिया है? चलो एमॉर्फस में पहला लिखो क्या, ऑर्डर या डिसऑर्डर? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इन नेचर, देखो डिसऑर्डर इन नेचर। ठीक है, डिसऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट क्या होगा? रैंडम होगा, है ना। जैसे मान लो ऐसे है एटम और इसके ऊपर के लेयर में एक एटम गड्ढे में है, तो दूसरा यहाँ चला गया, गैप आ गया ऐसे, है ना। जितना इसका बेकार फिगर बनाओगे उतना ही इसका अच्छा फिगर बनेगा, है ना, रैंडम बिल्कुल। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या होगा? ऑर्डर, एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेगा, है ना। जैसे आप लोग अभी जो बैठे हो क्लास में, ऑर्डर्ड हो कि डिसऑर्डर्ड हो? ना, डिसऑर्डर्ड हो। जैसे जैसे बैठे हो, कहीं 2 बच्चा बैठा है, कहीं 1 बच्चा बैठा है ना। लेकिन क्लास में नॉर्मल टाइम में जब सारा बच्चा फुल होता है तब क्या होता है? हर बेंच पे 5-5 बच्चा, ये होता है ना। हर बच्चे के पीछे एक बच्चा होगा, उसके पीछे भी एक होगा, उसके पीछे भी एक होगा, बिल्कुल ऐसे 4 के ऊपर 4 के ऊपर 4, ऐसा अरेंजमेंट हो। अगर गड्ढे में हो, कैरम खेले हो, गोटी जो हम सजाते हैं, तो 2 रखने के बाद तीसरा कहाँ रखते हैं? इस तरह से, या गड्ढे में रखते हैं?
गड्ढे में गोला बनाते हैं ना, तो हम गड्ढे में रखते हैं, ध्यान है, ठीक है। तो अगर वैसे होगा तो उसी तरह से होगा, अगर ऐसे होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा। कहाँ तक? 5-6 लेयर तक, या जहां तक जाए वहां तक, जहां तक जाओगे वहां तक, है ना। तो इसमें कैसा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा या लॉन्ग रेंज? और इसमें क्या होगा? इसमें शॉर्ट रेंज होगा, ठीक है। चलो, अगर एक ही अरेंजमेंट हर जगह पे है तो जो भी बॉन्ड का जो मजबूती होगा, एक एटम जितनों से घिरा है, जिस फोर्स से चारों तरफ से खींचा जा रहा है, वो अलग अलग या सेम होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट हर जगह पे अलग अलग या सेम? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा या किसी रेंज में होगा? रेंज में होगा। हर जगह पे सेम भी होगा और रेंज में भी होगा। अगर हर जगह पे सेम होगा तो एक जगह 50 डिग्री सी है तो दूसरी जगह 51 होगा या 50 ही होगा, तीसरी जगह कहीं भी चले जाओ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट या रेंज? इसमें ये वाला तुरंत निकल जाएगा। हो सकता है कि बॉन्ड मजबूत हो सकता है यहाँ पे कमजोर हो, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का क्या आता है? रेंज आता है। क्लियर हुआ? ठीक है। ये डिजाइन बना लो दोनों साइड, फर्स्ट में ही। हो गया। लेफ्ट साइड में लिखो दूसरा पॉइंट, लेफ्ट साइड में दूसरा पॉइंट लिखो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। राइट साइड में लिखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, राइट साइड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर? लेफ्ट साइड में तीसरा पॉइंट, लेफ्ट साइड में तीसरा पॉइंट क्या? शार्प मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट्स इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो मेल्ट्स इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट्स इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? राइट साइड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, राइट साइड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट, राइट साइड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हो गया? ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो, अगर मान लो कि हम हथौड़ा मारे जोर से, ठीक है, तो अगर हम इस पे हथौड़ा मारेंगे टूटेगा, टूटेगा ना। तो जब ये टूटेगा तो किस प्लेन के सहारे टूटेगा? या हम ये बोल सकते हैं कि उस प्लेन के सहारे टूटेगा जहां पे वीक बॉन्ड हो केवल, या जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वहां से टूटेगा? जहां वीक बॉन्ड हो वहां से टूटेगा। क्योंकि ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है, क्योंकि ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो फिक्स है। तो अगर यहाँ पे वीक बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कि अगला वीक बॉन्ड जिस डिस्टेंस पे होगा उसी डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे अगला वीक बॉन्ड फिर से मिलेगा, मिलेगा। यानी कि जो भी हमको वीक बॉन्ड मिलता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन में मिलेगा। तो जब ये टूटेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लीन सरफेस के साथ टूटेगा। लेकिन जब इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? इरेगुलर शेप के साथ टूटेगा। ये बता रही समझ में? ये इरेगुलर शेप के साथ टूटेगा। हथौड़ा मारोगे तो ये कमजोर है तो यहाँ टूट गया, अगला कमजोर इधर था तो इधर की ओर टूटा, अगला इधर टूट गया। कांच कैसे टूटता है? कांच जो है, कांच तो तुम छोटा सा देखोगे तो बोलोगे सर चिकना ही तो टूटता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी रेगुलर शेप में टूटता है। लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है, ग्रेनाइट वगैरह ऐसा जो टूटता है, चाहे आइस को तोड़े नहीं हो, छोटा छोटा आइस तोड़े हो, तो आइस का अगर बड़ा सा टुकड़ा तोड़ोगे ना, है ना, तो वो क्लीन सरफेस है, रेगुलर सरफेस रहती है। बता रही समझ में? ठीक है। थ्योरेटिकली समझ में आ गया? बोलो थ्योरेटिकली इसका रीजन क्या है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन इधर है, जो हमारा क्रिस्टलाइन है वो टूटेगा रेगुलर सरफेस के साथ, क्लीन सरफेस के साथ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है। तो जहाँ पे कमजोर बॉन्ड होगा वो भी यूनिफॉर्म तरीके से होगा, तो टूटेगा किस तरीके से? यूनिफॉर्म तरीके से, है ना। लिखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मॉर्फस है, लिखो ब्रेक्स, लिखो ब्रेक्स,
ब्रेक्स विथ इरेगुलर सरफेस, देखो ब्रेक्स विथ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, राइट साइड में लिखो, राइट साइड में लिखो ब्रेक्स विथ रेगुलर सरफेस, ब्रेक्स विथ रेगुलर और क्लीन सरफेस, रेगुलर और क्लीन सरफेस। ठीक, अब दो वर्ड बता रहे हैं, एक वर्ड होता है आइसोट्रॉपिक, दूसरा होता है एनिसोट्रॉपिक। पता है किसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, आइसो का मतलब क्या है? तो मान लो किसी हम पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं और उससे किसी भी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो तो तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिल रहा है, तो वैसे सॉलिड को हम क्या नाम देंगे? आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक, बोलो आइसोट्रॉपिक। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट मिल रहा है तब एनाइसोट्रॉपिक। सही है, बोलो। तो बता सकते हो कौन सा इसमें आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, कौन सा एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए? क्रिस्टलाइन क्या होना चाहिए? आइसोट्रॉपिक। हाँ, क्यों? पढ़े थे, कोई रीजन नहीं है ना? सिंपल कॉमन सेंस से रिप्लाई करो। अरेंजमेंट सारे डायरेक्शन में, अरेंजमेंट सेम है तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रॉपर्टी तो सेम तरीके से रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्रिस्टलाइन क्या होना चाहिए? आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। लेकिन ये बच्चा पढ़ा है एनसीईआरटी में कि आइसोट्रॉपिक दिया हुआ था, क्रिस्टलाइन सही पढ़ा है? बोलो, सही पढ़ा होगा, गलत पढ़ा होगा? ये सही पढ़ा है। पंगा है ना यहाँ पे? ठीक है, तो ये हर बार आता है, हर साल आता है, हर बैच में आता है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक जो होता है सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होता है, तो तुमको लगा कि सेम अरेंजमेंट तो इसमें है ना? इसमें सेम अरेंजमेंट है, सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है। अगर हम इस पॉइंट से नीचे की ओर जाए तो इस एटम और इस एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इन दोनों एटम के बीच में भी होगा, वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा। यानी कि प्रॉपर्टी इनफिनिटी तक चलते चले जाओगे सेम मिलेगा। हाँ यहाँ इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम या अलग? यही सेम आया, क्या लगा? और यहाँ से लेकर यहाँ तक का यही सेम डिस्टेंस आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे जो रिपीट हो रहा था वो डिस्टेंस आएगा या डिफर कर जाएगा? डिफर कर जाएगा। जिस डायरेक्शन में वीक बॉन्ड मिलेगा वहां केवल वीक मिलेगा, और जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा वहां पे क्या मिलेगा? तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है या हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग है? हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन उन सारे प्रॉपर्टीज का जो होल आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, वो हर प्लेस पे क्या है? वो सेम होता है क्रिस्टलाइन में। अगर तुम यहाँ पे रहो तो तुमको जो अरेंजमेंट मिलेगा वही अरेंजमेंट यहाँ मिलेगा, वही अरेंजमेंट यहाँ मिलेगा, वही यहाँ पे मिलेगा, वही यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब क्या कि हर डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी सेम होगा। बात है समझ में? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है? जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक साथ 8-10 एटम को देख रहे हैं, एक साथ 8-10 एटम को देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट है और यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो सेम है, अलग अलग है। लेकिन जब हम अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, इस वाले में प्रॉपर्टी क्या है, इस वाले में प्रॉपर्टी क्या है। तो सेम प्रॉपर्टी आ रहा है सारा डायरेक्शन में या अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि चलिए ठीक है, आप समझा दिए कि अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसमें कौन सा सेम है? अगर उसमें प्रॉपर्टी है ना हर डायरेक्शन में अलग अलग आ रहा है तो इसमें तो और अलग आना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। बोलो। तो फिर ये इस वाले केस में हम बोल रहे हैं कि हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है रैंडमनेस की वजह से। किसकी वजह से? रैंडमनेस की वजह से। बता रहे समझ में? ठीक है, कैसे? अगर तुम इस वाले डायरेक्शन में जाओगे, अगर तुम इस वाले डायरेक्शन में जाओगे तो 50 एटम तक तुम यहाँ तक जाओ, फिर तुम किसी दूसरे डायरेक्शन में 50 एटम तक जाओ। इस वाले में अगर तुम 50 तक जाते हो तो तुमको सेम यही डिस्टेंस मिलेगा हाँ या ना? लेकिन अगर इसमें जाओगे तो
अलग मिलेगा, अलग अलग नहीं, अलग मिलेगा और वही रिपीट होगा। बोलो इसमें क्या होगा, इधर जाएंगे तो सारा डिस्टेंस सेम है अलग अलग, और इधर जाएंगे तो भी अलग अलग। या हम ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज इधर आएगा और जो एवरेज इधर आएगा वो दोनों का दोनों लगभग सेम हो जाएगा। बोलो वो लगभग सेम हो जाएगा। ठीक है, मान लो मुजफ्फरपुर में कोई बड़ा सा फील्ड है क्या? हाँ, कोई मैदान है क्या? गांधी मैदान ऐसे ही होता है, क्या नाम है? हाँ, नाम ही नहीं पता तुम लोगों को? कोई नाम होगा ना उसका फील्ड? तो कॉलेज है, एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज। अच्छा, कॉलेज का फील्ड है, ऐसा कोई पब्लिक फील्ड नहीं है। कॉलेज स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम। तो मान लो नेहरू स्टेडियम परेड हो रहा है 26 जनवरी को, आने वाला है ना? ठीक है, और तुम बीच में हो और वो परफेक्ट सर्कल है मान लो, तो तुम किधर से निकलोगे? अगर परेड हो रहा है तो बीच में जो खाली जगह होता है वहां से निकलोगे ना? अब मान लो दशहरे का भीड़ है, उसमें दशहरे का अगर भीड़ है और तुम बीच में फंसे हुए हो तो तुम किस डायरेक्शन से निकलोगे? तो जल्दी बाउंड्री पे डायरेक्शन चूज करोगे, या तुम कहीं से भी निकलो लगभग वही टाइम लगना है। क्योंकि अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, पहले कोई कमजोर मिला तो थोड़ी देर बाद कोई हट्टा कट्टा मिल जाएगा जिसको क्रॉस करने में तुमको टाइम लगेगा। तो उसी प्रकार से इस डायरेक्शन में भी कभी ना कभी तुमको वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। बता रही है, समझ में आए? ठीक है, मान लो कि तुम अगर कोई मकान बना रहे हो, तुम ठेकेदार से बात करने जाओगे कि हमको 20 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाना है, और तुम उससे पूछोगे कि 500 मजदूर अगर हम लगाएं, चाहे 1000 मजदूर अगर हम लगाएं तो कितना टाइम लगेगा? तो मान लो बोलता है 6 मंथ्स। तुम दूसरे ठेकेदार के पास जाओगे और यही सेम डेटा उसको भी दोगे तो वो भी लगभग वही टाइम बोलेगा 6 मंथ। तीसरे के पास जाओगे तो वो भी वही बोलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा का चेंज आने वाला। तो ऐसा क्यों कि हर आदमी का स्टैंड सेम है? जो मजदूर वो काम पे लगाएगा, जरूरी है कि जितना मजदूर 500 मजदूर जो लगा रहा है सबका सब सेम स्ट्रेंथ का हो, या अलग अलग भी हो सकता है? अलग अलग भी हो सकता है। इसके बावजूद वो ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ, क्योंकि जब वो रैंडमली 1000 आदमी को चूज करता है, बच्चे मास्क ऊपर करो नाक पे, क्योंकि जब वो रैंडमली 1000 आदमी को चूज करता है तो वैसे केस में जो अगर मान लो कि यहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है सेम और यहाँ भी एक बिल्डिंग बन रहा है, तो पहला हथौड़ा अगर कोई कमजोर आदमी मारा होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा हथौड़ा मजबूत वाला भी तो मारा होगा। वैसे यहाँ भी हो रहा होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही दोनों का फिनिशिंग टाइम जो है क्लोज आता जाएगा? बोलो, अगर मान लो दोनों जगह एक एक मजदूर लगा दे तो, और ये बोला कि 10 साल में बनेगा, तो ये क्या बोलेगा? 10 साल बोलेगा एक मजदूर लगाएंगे तो? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वहां पे जो मजदूर है बहुत ही कमजोर है और यहाँ पे हट्टा कट्टा आ गया, तो उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा जोर से काम कर रहा है। तो अगर उस वाले को 10 साल लगेगा तो इसको 3.33 ईयर्स लगेगा। बोल सकते हैं ऐसा है। लेकिन अगर 2 आदमी कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। अगर 2 आदमी को दौड़ा देना तो दोनों का स्पीड सेम होगा या अलग अलग हो सकता है। लेकिन 10 आदमी इधर दौड़ा दे, 10 उधर दौड़ा दे, और एवरेज स्पीड को कंपेयर करें तो क्लोज आने लगेगा। अगर दोनों जगह 50-50 कर दे तो और क्लोज आएगा, दोनों जगह 100 कर दे तो वही होता है आपस में। ठीक है, 10 का पावर 22, 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल एक साथ है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी क्या होने लगेगा? सेम हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें तो जिस डायरेक्शन में जाओगे सेम वही प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है ना। तो तुम 1 मीटर को 1000 बार लेकर भी एवरेज ले लो, चाहे 1.5 मीटर को 1000 बार लेकर एवरेज ले लो, क्या चेंज आ जाएगा या डेढ़ ही रहेगा? डेढ़ ही रहेगा ना। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर, और ये रिपीटेशन 1000 बार हुआ है, तो 2 एटम के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना? 1.5 मीटर ना। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? 1 ही मीटर रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? किसी भी डायरेक्शन में जितना दूर तक जाओगे उतना ही एवरेज सेम आने लगेगा। क्लियर हुआ है ना? और एग्जांपल देते हैं। रोड है मान लो और उसमें गड्ढा है, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हर 2 मीटर पे गड्ढा है और इस वाले डायरेक्शन में हर 2.5 मीटर पे गड्ढा है। तुमको साइकिल से जाना है तो अगर तुम यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाओगे सेम टाइम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर गड्ढा रैंडम है तो टूटा फूटा रोड है तो तुम इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, समय क्या लगना है? सेम लगना है। यहाँ गड्ढा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ देर में यहाँ भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्या होता है?
क्रिस्टलाइन क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी सेम या अलग अलग? अलग अलग यानी कौन सा? Isotropic। और ये कौन सा होता है? Isotropic। देखो अगला कौन सा पॉइंट नंबर 5, ठीक है। देखो एमॉर्फस सॉलिड्स, देखो एमॉर्फस सॉलिड्स are isotropic in nature, ब्रैकेट में लिखना सेम फिजिकल प्रॉपर्टी in any direction, same physical property in any direction। राइट साइड में लिखो, राइट साइड में लिखो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर ब्रैकेट में लिखिएगा डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। राइट साइड में लिखो एनिसोट्रॉपिक ANISO, राइट साइड में लिखो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, हो गया ना? चलिए तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन? एक लाइन छोड़ो, स्टार लेकर लिखो। डिपेंडिंग अपॉन, स्टार लेकर लिखो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ bonds present, depending upon nature of bonds present, comma there are four types of solids, लिख लिया? ठीक है। पहला लिखो मेटालिक सॉलिड, इफ इट हैज नो मेटालिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, क्लियर? फॉर एग्जांपल Na, Mg, जिंक, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। हो गया? दूसरा लिखो आयोनिक सॉलिड, आयोनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, देखो आयोनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, Na2O, एक्सेट्रा। अगला लिखिए तीसरा कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है ना? इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा लैटिस जो है वो किस बॉन्ड के द्वारा, और है ना, लैटिस इज हेल्ड टुगेदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? देखो क्रिस्टल लैटिस is held together by covalent bonds, clear? For example ice, नहीं sorry है ना, ग्रेफाइट, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, आइस नहीं, आइस किसमें जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड,
है ना। फॉर एग्जांपल क्या लिखे हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, SiO2 एटसेट्रा। इसलिए नंबर 4 मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। देखो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, in this type of crystal lattice, by weak forces such as van der Waals force, hydrogen bond, etc. हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस, ड्राई आइस, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड नाइट्रोजन, एटसेट्रा। हो गया ना, ठीक है। 4 तरह का सॉलिड कैटेगराइजेशन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला एक लाइन थोड़ी अच्छा लिखो, सम डेफिनेशंस। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कि किसी भी सॉलिड के अंदर में किस प्रकार से एटम्स हमारा अरेंज है ही ना, हाँ। तो फिर हम एक्चुअल फोटोग्राफ पढ़ेंगे क्या टॉपिक है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटोज का निकालेंगे, आपको तुम्हारा चिपका देंगे, ऐसा करेंगे या फिर हम उसका एक डिजाइन बनाएंगे, डॉट देंगे और बोलेंगे ये वाला डॉट सोडियम है, ये वाला डॉट क्लोरीन है, इसी तरीके से ना। तो फिर सॉलिड स्टेट में जो भी हम यूनिट सेल वगैरह बनाते हैं, है ना, उसमें कुछ पार्टिकुलर टर्म होता है, उस टर्म को है ना जानना है, बस फॉर्मेलिटी है। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो इसमें देखो बेसिस बेसिस क्या होता है, बेसिस का मतलब क्या होता है, तुम्हारे आर्गुमेंट का बेसिस क्या है, बेसिस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, बोलो। मैडम ना आए तो सब भूल गया तुम लोग। बेसिस का मतलब क्या है, आधार, है ना। किस बेसिस पे तुम ऐसा बोल रहे हो, होता है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी सॉलिड का बेसिस क्या होगा, बेसिस यानी कि सबसे छोटा यूनिट, वो क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, चाहे मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं। जैसे सोडियम में बेसिस क्या है, एटम है ना। आइस में बेसिस क्या है, आइस में बेसिस मॉलिक्यूल है। ग्रेफाइट में बेसिस क्या है, ग्रेफाइट में बेसिस क्या है, जानोगे, हाँ, एटम है। ग्रेफाइट में कार्बन एटम है बेसिस। क्लियर हुआ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में बेसिस क्या है, क्या एक ही तरह का बेसिस है या 2 तरह का, कौन सा, Na प्लस और क्लियर हुआ। देखो बेसिस कैन बी atoms, ions or molecules. Basis can be atoms, ions or molecules which are smallest independent unit,
an arrangement, the smallest independent unit in an arrangement which is repeated in three dimension, which is repeated in three dimension to give entire crystal lattice, entire crystal lattice. क्लियर हो गया? ठीक है, अगला लिखो लैटिस पॉइंट. अगला लिखो लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट क्लियर. अब जितना भी बेसिस है ना, उसका जब तुम पेपर रिप्रेजेंटेशन करोगे, कॉपी में जब तुम उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो हर आइटम, हर बेसिस के जगह पे एक डॉट दे दोगे. बोलो. उन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. लिखो व्हेन ऑल ऑफ द बेसिस are replaced by points, then these points are called lattice points. These points are called lattice points. लिख लिए? और सारे लैटिस पॉइंट को एक साथ हम बोलते हैं लैटिस चाहे क्रिस्टल लैटिस. क्लियर हो गया? एक साथ बहुत सारा बिलियंस ऑफ लैटिस पॉइंट है, तो मिलकर हमारा पूरा लैटिस का निर्माण कर रहा है. देखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, है ना. लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. देखो लैटिस और क्रिस्टल लैटिस is made up of all lattice points. हो गया? चलिए अगले क्या देखा? यूनिट सेल. अगला आगे देखो यूनिट सेल. CEEL. ये क्या होता है? जितना भी लैटिस पॉइंट आया उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिए. हमारे पास बहुत सारे लैटिस पॉइंट आया, सारे बेसिस के करेस्पॉन्डिंग, उसको किससे मिला दो? मिलाने के बाद जो तुम सबसे छोटा पैरेलल पाइप पाते हो. पैरेलल पाइप समझते हो किसे बोलते हैं? क्या? हाँ, मैथ्स में पढ़ना है. बोलते किसको है? सारा फेस पैरेललोग्राम हो. ये पैरेललोग्राम नीचे वाला फेस पैरेललोग्राम होता है, और मतलब 6 फेस होता है जैसे क्यूबॉइड का, जिसमें पैरेललोग्राम किसे बोलते हैं? जिसमें दो पैरेलल फेस हो, है ना, और उसको मिला दिया गया हो पैरेलल लाइन के द्वारा. क्लियर हुआ? जैसे कमरा है, छत और फर्श इसका पैरेलल है, और उसको मिलाया किससे? परपेंडिकुलर. इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन वो सारा लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है. ठीक है. अगर प्रिज्म की बात करें तो ये पैरेलल हो गया, और इसको फिर मिला दिया इस तरीके से, तो ये भी क्या हो गया? एक पैरेलल पाइप हो गया, है ना. हेक्सागोन है, हेक्सागोनल सरफेस है मान लो. ठीक है. और नीचे में एक और हमने लिया हेक्सागोनल सरफेस, और ऐसे मिला दिया. ये भी क्या हो गया? ये भी एक पैरेलल पाइप हो गया. क्लियर हुआ? पैरेलल पाइप समझना है. सारे लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो. मिलाने के बाद जो सबसे छोटा पैरेलल पाइप आएगा, नॉर्मली क्यूबॉइड इस तरह का आता है,
है ना। तो जो सबसे छोटा पैरेललोपाइप आएगा जिसको रिपीट करने से पूरा का पूरा लैटिस बन के तैयार हो जाए, उसी सबसे छोटे पैरेललोपाइप को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे मान लो एक 4 फ्लोर का बिल्डिंग है और हर फ्लोर पे 4 कमरा है ना। मान लो कि यही है, इस पोजीशन में और कोई कमरा नहीं है, बस ये जो रूम है अपना, यही रूम 4 बार रिपीटेड है 4 फ्लोर पे, और हर कमरे में एक दीवार में ऐसे खींच दिए और एक दीवार ऐसे खींच दिए, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। हर फ्लोर पे 4-4 कमरा है। तो अगर तुमसे पूछे कि इस बिल्डिंग में यूनिट सेल कौन सा है, तो तुम बोलोगे ये जो फ्लोर है ये यूनिट सेल है। सही तो है, ये फ्लोर 4 बार रिपीट हुआ तो बिल्डिंग बन गया। ये फ्लोर है ना यूनिट सेल, क्यों नहीं है? छोटा भी है। हाँ, ये सबसे छोटा नहीं है। रिपीट करने से बिल्डिंग बन रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। इससे छोटा पॉसिबल है। जो कमरा है वो हमारा क्या है? सबसे छोटा है, और वो यूनिट सेल है, क्योंकि उस कमरे को 4 बार सेम प्लेन पे रिपीट करते हो तो फ्लोर आ गया, है ना। फिर से रिपीट करते हो दूसरा फ्लोर आ गया, फिर से रिपीट करो तीसरा आ गया, फिर से रिपीट करो चौथा आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। लिखो इफ, अगला लिखो फिर से लिखे डाल दो। लिखो इफ ऑल लैटिस पॉइंट्स, if all lattice points are connected by, if all lattice points are connected by straight lines, if all lattice points are connected by straight lines, if all lattice points are connected by straight lines, then the smallest parallelopipe, which can be repeated in 3 dimension, to give entire crystal lattice comma is called unit cell. हो गया ना? तो बोलते हैं unit cell। चलो अगला सारा देखो। अरेंजमेंट। अच्छा, सॉलिड स्टेट में हमको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए? स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट? हाँ, अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है केमिकल बॉन्डिंग वाला, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2O में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, वो स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि अरेंजमेंट? हाँ, अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। लिखो अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स in one dimension, 1D, 1 कैपिटल D कहते हैं। 1 डायमेंशन में 2 तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला ये है ना, लगातार, और दूसरा गैप के साथ। तुम लोग का गैप के साथ कैसे पॉसिबल है? तो हम एक टाइप के एटम को बना रहे हैं। मान लो सोडियम क्लोराइड है, तो मान लो ये क्लोरीन है, बीच में सोडियम होगा, जो बीच में गैप है वहां कोई छोटा सा एटम होगा फिक्स। तो एक प्रकार का जो एटम है वो तो लीनियर अरेंजमेंट में चला गया ना, बोलो, है ना। तो इस तरह से ये सब ऐसी फॉर्मेलिटी है थोड़ा सा। अभी सॉलिड स्टेट टाइम पास चल रहा है सॉलिड स्टेट में अभी। क्लियर? अब यदि क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। तो मेनली इसमें 2 तरह का होता है, एक स्क्वायर प्लेनर और दूसरा होता है हेक्सागोनल। समझ गए? तो कौन कौन सा डायरेक्ट लिखा है? अगर एटम के नीचे एटम रख दो, देखो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो बस यही सेम प्लेन होगा। 2 डायमेंशन में किसी भी 2 डायमेंशन अरेंजमेंट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको
दो वेक्टर चाहिए, दो बेसिस वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर हो गया ये और एक वेक्टर हो गया ये, और उनके बीच का एंगल चाहिए। यहाँ का एंगल क्या है? 90 डिग्री। जरूरी है हमेशा 90 डिग्री होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है ए और बी हमेशा सेम होगा? अगर सेम आइटम है तो सेम होगा, लेकिन अगर आइटम अलग अलग हो गया तो? अगर मान लो अल्टरनेट लेयर है, अल्टरनेट लाइन है और अलग अलग आइटम से मिलकर बना है तो सेम आएगा डिस्टेंस? अलग अलग हो जाएगा, है ना? तो देखो इन टू डायमेंशन any arrangement can be represented by two basis vectors a and b, by two basis vectors a and b and angle between them, उनके बीच का जो एंगल है इसके साथ है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक हम स्क्वायर का बना रहे हैं, दूसरा हेक्सागोनल मेन में हम बना रहे हैं, मेन दो बना रहे हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल में क्या होगा? 4 हो गया। आइटम इसके नीचे नहीं आएगा, आइटम इस गड्ढे में आएगा ऐसे। ठीक है, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा। इस तरह से देखो तो हेक्सागोन दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? ये हो गया। लेकिन हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ये देखो तो नहीं हो गया? ये हो गया, ये भी हो गया, और ये एंगल कितना होगा? बोलो 60 डिग्री। हेक्सागोन में ये पूरा एंगल 120 होता है, तो हाफ कितना होगा? 60 डिग्री। लिख लो ए और बी नोट कर लो। ये बच्चों चलिए, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, है ना? अगला देखो शादेकर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। देखिए तो 3 डायमेंशन किसी भी डिजाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना बेसिस वेक्टर चाहिए और कितना एंगल चाहिए? एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, 3 वेक्टर चाहिए और 3 इंटरफेसियल एंगल। एक फेस ये हुआ और एक फेस ये हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल। एक ये नीचे का फेस और ये वाला फेस, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 90 है, जरूरी नहीं हमेशा 90 होगा। और एक ये वाला दीवार और एक वो वाला दीवार, इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर हुआ? देखो 3 बेसिस वेक्टर्स, देखो 3 बेसिस वेक्टर्स ब्रैकेट में ए बी एंड सी, 3 बेसिस वेक्टर्स ब्रैकेट में ए बी सी कॉमन कर लेना। 3 बेसिस वेक्टर्स एंड 3 इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा, एंड 3 इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा are needed to represent arrangement in 3 dimension, to represent arrangement in 3 dimension, to represent arrangement in 3 dimension। क्लियर ना? अब देखो टोटल अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, कहीं पे ए बी सी तीनों इक्वल हो, कहीं पे ए और बी इक्वल हो, सी इक्वल नहीं हो, कहीं पे तीनों इक्वल नहीं हो, कहीं पे तीनों एंगल 90 हो, कहीं पे 2 एंगल 90 हो, एक एंगल 90 नहीं हो। बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसके बेसिस पे टोटल 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। कितने तरह का? 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम। ए बी सी अल्फा बीटा गामा ये बस ये बताएगा कि यूनिट सेल ये कमरा कैसा है, इस कमरे में सोडियम का एटम कहाँ कहाँ पे होगा वो अलग हो गया, है ना? जैसे मान लो ये कमरा हमारा यूनिट सेल है,
तो सोडियम है मान लो, तो सोडियम कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सोडियम सारे कॉर्नर पे हो सकता है। इस कॉर्नर पे एक सोडियम, दूसरा यहाँ पे, तीसरा वहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है किसी दूसरे मेटल की बात कर रहे हैं तो सारे कॉर्नर पे मेटल आ गया और उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी एक हो। बॉडी सेंटर समझते हो? बॉडी का सेंटर, बॉडी सेंटर का मतलब क्या? बॉडी का सेंटर, इस कमरे का सेंटर कहाँ पे होगा? डायगोनल खींच दो, उस वाले कॉर्नर को ऑपोजिट कॉर्नर से मिला दो और उस ऊपर वाले को इससे मिला दो, जहां कट करेगा वही क्या होगा? बॉडी सेंटर। और उस सेंटर पे भी एक एटम हो, कुछ इस प्रकार से कि कॉर्नर वाले एटम को वो टच कर रहा हो। क्लियर हुआ? बोलो। ये अलग अरेंजमेंट हो गया, लेकिन कमरा क्या है? कमरा तो सेम है। तो कमरा हो गया क्रिस्टल सिस्टम। और उसमें जब तुम यूनिट को रखना शुरू किए, एटम को रखना शुरू किए, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नीचे लिखो पैराग्राफ करके। डिपेंडिंग अपॉन different combinations of ABC and alpha beta gamma A, B, C and alpha, beta, gamma and alpha, beta, gamma. लिख लिए? comma there are 7 types of crystal system. There are 7 types of crystal system. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस और मेडिकल में तो बार बार पूछता है। इनफैक्ट जेईई एडवांस में एक बार कॉलम मैचिंग पूछ दिया था सीधे 8 नंबर का। तो अभी जो हम टेबल बनाने जा रहे हैं, वो टेबल अगर आपको याद रहेगा तो रेडीमेड नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो याद रहता है ना। तो अगले 5 मिनट में तुम लोगों को वो याद करना है। क्लियर हो गया? कितना क्रिस्टल सिस्टम बोले हम? 7 बोले। नोट नहीं करना अभी, जैसे से याद कराते हैं वैसे से याद करते जाना। 7 हो गया? क्रिस्टल सिस्टम बेसिस वेक्टर सीधे लिख दे रहे हैं, A, B, C, और यहाँ पे यानी तुम लोगों को टोटल कितना डेटा याद करना है? 21 ना? 21 ना? है ना? हर रो में 3, टोटल रो कितना? एक तो तुम लोगों को पता ही है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूब में क्या होता है? ABC इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है? एक याद हो गया? बोलो। क्यूबिक याद हो गया? छठे पे कौन होगा? हेक्सा होगा। कौन होगा? 6 का मतलब क्या? हेक्सा ना? तो ये भी याद कर लो। हेक्सा याद हो गया? पहला क्या है? छठा कौन सा है? तो पहला से कहाँ चलेगा? छठा पे वापस ऊपर जाओ, तो कहाँ जाओगे? दूसरा पे। फिर दूसरा से वापस नीचे आना, तो 1 के नीचे था ना दूसरा, तो अगला कहाँ जाएगा? 6 के नीचे जाएगा सामने। ऐसी है, फुटानी है, बस याद करने का तरीका है। क्लियर हुआ? तुमको किसी और तरीके से याद करना है तो किसी और तरीके से याद करना है। हम जिस तरीके से याद किए थे वैसे तुम लोग को याद कराते हैं। क्लियर हुआ? पहला क्यूबिक याद हो गया? छठा कौन सा? छठा हेक्सागोनल। अब कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, दूसरा पे नहीं, अब ऊपर जाना है। ठीक है? और हेक्सा से नीचे चलते जाओ। हेक्सा का मतलब क्या? 6 ना? 6 के नीचे क्या होता है? 6 के नीचे 7 होता है। क्या बात है, नंबर सिस्टम तो कोरोना में नया इजाद किए होते। 6 के नीचे क्या होता है? 5 ना? लेकिन पेंटागोनल जैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इधर होगा 5 के नीचे क्या होता है? 4 से टेट्रागोनल होगा। 4 से क्या होगा? टेट्रा के नीचे कौन सा होता है? 4 के नीचे क्या? 3। तो 3 से क्या बनेगा? ट्राइगोनल। कहाँ होगा ट्राइगोनल? हाँ, अभी तो बताए थे ट्राइगोनल यहाँ पे होगा। याद हुआ? ठीक है, 5 में तुम लोगों को लगातार याद हो जाएगा, है ना। और बस इस तरीके से याद कर लो। पहले पे कौन है? पहला से कहाँ गया? छठे पे कौन है? हेक्सा। हेक्सा से कहाँ है? सेकंड पे। सेकंड पे कौन है?
टेट्रागोनल। उसके बाद लास्ट में गया, लास्ट में कौन सा? ट्राइगोनल। क्लियर हो गया यहाँ पर? बचा कितना? मात्र 3। तो इन तीनों को ऐसे याद करना है और लगातार नीचे से। ये 4 का सेट अलग, अब 3 को 5 4 3 याद करना है। क्लियर हुआ? ठीक। गोनल खत्म, अब गोनल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हेक्सा है और हेक्सा के नीचे 3 है। 3 3 6 होगा। अरे 3 3 6 होता है। हाँ, तो वैसे याद रखना, हेक्सा के नीचे भी ट्राई होगा, ऊपर भी ट्राई होगा। याद हो गया? तो हेक्सा के ऊपर भी ट्राई, लेकिन गोनल तो हो नहीं सकता है। अब आ जाएगा क्लिनिक, है ना? ट्राई क्लिनिक हटाया। पहला पे कौन है? दूसरा पे कौन है? दूसरा पे हेक्सागोनल, दूसरा पे, सातवां पे, सातवां पे, सातवां पे, पांचवां पे, पांचवां पे, छठा पे, दूसरा पे, पहला पे, पांचवां पे, ट्राई, सातवां पे, हाँ, टेट्रागोनल कहाँ पे है? ट्राई क्लिनिक कहाँ पे है? ट्राइगोनल कहाँ पे है? हेक्सागोनल कहाँ पे है? याद हो गया? ठीक, तो शुरू कैसे किए थे? क्यूबिक किया, फिर हम लोग हेक्सा को एक कम कर दिए। पेंटा 5 तो था नहीं, 4 था। टेट्रा 4 से कम कर दिए, 3 ट्राई, अभी भी ट्राई है। ट्राई को एक कम कर दो, डाई, डाई एग्जिस्ट नहीं करता, डाई को एक कम कर दो, मोनो हो गया। यानी चौथे पे कौन आएगा? याद हो गया? और ये अलग से नाम है, इसको अलग से याद कर लो। इसका नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक। क्या नाम होता है? ऑर्थोरोम्बिक। पहला पे कौन सा है बच्चों? छठा पे हेक्सागोनल। ऑर्डर में पूछ रहे हैं। पहला पे, छठा पे हेक्सा, दूसरा पे, इधर देखो बोर्ड पे नहीं, पहला पे, छठा पे, आवाज नहीं आया, दूसरा पे, उसके बाद कहाँ जाए? सातवें पे कौन है? उसके बाद कहाँ जाए? कौन सा है? ट्राई क्लिनिक। उसके बाद चौथा पे कौन है? मोनो क्लिनिक। और उसके बाद ऑर्थो। याद हो गया? कॉपी का पिछला पन्ना बिना बोर्ड पे रखे हुए जैसे लिखना है वैसे लिखो। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर में लिखवाना है उसी ऑर्डर में। तुम पहला लिखो, उसके बाद छठा लिखो, तुम्हारी मर्जी। हो गया बच्चों? कितना लोग लिख लिए? बोर्ड से मिला है? सही है? सबका याद हो गया? लास्ट से पहला तक बोलो। पहला था हाँ, इसके ऊपर हेक्सागोनल, इसके ऊपर ट्राइक्लिनिक, उसके ऊपर मोनोक्लिनिक, उसके ऊपर ऑर्थोरोम्बिक, उसके ऊपर टेट्रागोनल। पहला पे याद हो गया? और सातवें का दूसरा नाम है, बढ़िया, सातवें का दूसरा नाम है, सबसे लास्ट में तीसरा पढ़ा था ना, ऑर्थोरोम्बिक। उसका लास्ट वाला उठा लो, रोम्बो, रैम्बो, रैम्बो से रोम्बो याद रखा। हेड्रल। और ये और कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको बाद में बताया है। पहले लगातार बताते हैं तो तुम लोग इसको टेट्रा हेड्रा लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? रोम्बो क्या? हेड्रल। और हेड्रल कहीं नहीं आता, टेट्रा हेड्रल मत करना, इनऑर्गेनिक वाला टेट्रा हेड्रल। ठीक है? रोम्बो हेड्रल याद हो गया? इसका दूसरा नाम है रोम्बो हेड्रल। एग्जाम में डायरेक्ट इससे सवाल तो पूछता ही है, इसके अलावा यही पूछ सकता है, कोई सवाल दे देगा, बोलेगा रोम्बो हेड्रल है, और तुमको ये पता ही नहीं है रोम्बो हेड्रल में होता क्या है, सवाल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि तुमको हर अरेंजमेंट में पता होगा कि एबीसी क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है। लेकिन तुमको पता है अभी एबीसी अल्फा बीटा गामा तो अभी तो पता नहीं है, नाम बस पता है, किसमें कौन सा होता है ये पता नहीं है। ठीक है? लेकिन नाम तो याद हो जाएगा। बोलो एक लास्ट में खड़े हो जाओ, बोलो लास्ट से शुरू तक। अब और 14 डेटा हम लोगों को याद करना है, बोलो। लेकिन हम जिस ऑर्डर में तुमको लिखवाए हैं वो तुम लोगों को याद हो चुका, समझ गए ना? कैसे ध्यान रखना, कैसे हम बता रहे हैं, ये तो याद है। एक बार में एक चेंज लाओगे, याद हो गया? समझ गए? ठीक है? क्या चेंज लाना है बोलो? ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ये जस का तस। अल्फा बराबर बीटा बराबर, सही है? इसमें क्या आएगा?
नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू और इसमें क्या होगा बोलो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गया ना? पहला में क्या तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल 90। किसमें टेट्रागोनल में क्या दो दो साइड साइड इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री। सही है। ऑर्थोरॉम्बिक में क्या कोई साइड इक्वल नहीं होगा, है ना, लेकिन एंगल अभी भी 90 डिग्री। इसमें तो जितना चेंज हमें आ चुका। तो अगला क्या लिखोगे? A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, और इसमें क्या अल्फा बीटा 90 नॉट इक्वल टू 90। सबसे दुष्ट ये होता है। ट्राई करिए, पांचवें पे एंड कर जाएगा ये पूरा। ठीक है, ना ही साइड इक्वल होगा ना ही कैसे, ये तो 10 का 10, यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। यहाँ तक तीनों एंगल 90 था, दो एंगल 90, तो यहाँ क्या होगा कोई भी 90 नहीं, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90। याद हो गया? क्लियर हो गया? ये 5 याद हो गया? देखो तो जो अभी लिखे थे उसी में आगे फिल करो, तो वही रफ में नहीं जो 5 है उसको आगे फिल करो। हो गया ना? कौन सबसे दुष्ट है बच्चों? राइट लीजिए। इसमें ना ही कोई साइड इक्वल होगा ना ही कोई एंगल इक्वल होगा और ना ही वो एंगल 90 इक्वल होगा। यानी यहाँ तक ठीक है। हेक्सागोन तो पता ही है, अभी बनाते ना डायग्राम, सबसे पहले यहाँ पे करने लो पाए, याद है? उसमें क्या होता है, फर्श होता है और फर्श पे परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ वो राइट साइड से भी 90 डिग्री, लेफ्ट से भी 90 डिग्री, तो इसमें दो एंगल 90 होता है। लेकिन बेस पे जो हेक्सागोन है उसमें एंगल 120 होता है ना? तो इसमें क्या आएगा बच्चों? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, बट गामा क्या 120। अब बुक में लिखा रहेगा कि अल्फा गामा 90 और बीटा 120, गलत लिखा है। दो एंगल 90 एक 120, बस नाम तुमको जिसको जो देना है वो दे दो। क्लियर हुआ? साइड में क्या होगा, तो जो हेक्सागोन जो हेक्सागोनल प्लेन होता है वो रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब उसका दो साइड क्या इक्वल होगा, लेकिन क्या वो हाइट के इक्वल होगा कोई जरूरी है? हाइट के इक्वल कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो अलग आता है, प्रूफ करेंगे रिलेशन क्या होता है। तो A बराबर B बट B इज नॉट इक्वल टू C। याद हो गया? बोलो। और जो सबसे लास्ट वाला है वो क्यूबिक का रिप्लिकेशन है, तो फिर अलग क्यों है ना? तो लगभग क्यूबिक का रिप्लिकेशन है। लगभग क्यों बोल रहे हैं? A बराबर B बराबर C। सही है। अल्फा बराबर गामा, बट दे आर नॉट इक्वल टू। जो क्यूबिक में है वही एग्जैक्ट तुम्हारा रोम्बोहेड्रन में होगा, बस एंगल आपस में तो इक्वल होगा लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर हो गया? चलो पूरा टेबल फिर से बना सकते हो? याद हो गया पूरा? ये ऑर्डर कैसे कैसे चेंज हो रहा है याद हो गया? पहले कौन चेंज हो रहा है? साइड। उसके बाद जब साइड पूरी तरह से चेंज हो गया फिर कौन होगा? एंगल। टोटल कितना बार? 5 चेंज आएगा। सबसे लास्ट में ट्राइक्लिनिक जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा। टेबल फिर से बना दो तो पूरा टेबल फिर से बना देगा फ्रेश। हो गया ना? अब देखो इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम में एटम को रखा जाएगा, इसी में रखेंगे ना। तो किसी में एटम को रखने का 3 तरीका होता है, किसी में 4 तरीका होता है, किसी में 2 ही तरीका होता है, किसी में सिंगल तरीका होता है। उसके बेसिस पे फर्दर ये 14 ब्राइविस लैटिस में होता है। क्लियर हुआ? इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में जब तुम लैटिस पॉइंट को अरेंज करोगे तो लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट के बेसिस पे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्राइविस लैटिस, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ब्राइविस। इसके नाम पे उन लैटिसेस का नाम क्या होता है? ब्राइविस लैटिस। कितना होता है ब्राइविस लैटिस? 14 होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।